वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी कवर करा रहे हैं। अभी 8th क्लास की पॉलिटी हमारी चल रही है, तो आज जो चैप्टर है वो 6 होने वाला है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी आपराधिक जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है और कैसे कार्य करती है। ठीक है, हम बेसिकली 4 अधिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है उन चीजों को सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा समाज है, हमारे समाज में किस तरीके से जो न्याय प्रणाली है वो कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली वो किस तरीके से कार्य करती है। ये क्लास 8th की जो पॉलिटी है वो है चला रहे हैं अभी हम लोग, और जो 6th क्लास आज का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हम कई लोगों को देखते हैं कि जैसे अपराध करते हुए हमने देखा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या कार्य होता है। सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि हम पुलिस को खबर करते हैं। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करती है। ठीक है, और अपराधी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर निष्पक्ष सुनवाई होती है। ठीक है, उसमें निष्पक्ष सुनवाई से पहले जो है जो पुलिस गिरफ्तार करते है उसके बाद FIR होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो है मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अपराधी को पेश करती है, यानी जो आरोपी है, आरोपी को है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। ठीक है, तो फिर उसके जो उसके साथ जो है निष्पक्ष जो है सुनवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी जो हम एक घटना चक्र का जिक्र करने वाले हैं, एक हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे आपको समझाने के लिए कि वो जो न्यायिक प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, मान लीजिए एक शिंदे परिवार है और मुंबई में रहता है। ठीक है, तो शिंदे परिवार की जो महिला है, यानी जो मिसेस शिंदे हैं, शिंदे जो है 1 घंटे से अपने गले का हार ढूंढ रही हैं। ठीक है, उनके गले का हार कहीं खो गया है, वो सोने का था, काफी कीमती था। ठीक है, तो उनके यहाँ एक काम करने वाली जो महिला है, घर में उनके काम करती है एक महिला, शांति हेम्ब्रॉम नाम से, वो महिला 3 साल से उनके यहाँ काम कर रही है। ठीक है, तो जो शिंदे जी हैं, शिंदे जी ने क्या किया कि उस महिला के ऊपर जो है आरोप लगाया चोरी का। ठीक है, चोरी का आरोप लगाती हैं कि तुमने ही मेरा हार चुराया होगा, मेरा हार बहुत महंगा था, कीमती था, ये था, मतलब 100 तरीके की बातें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मिस्टर शिंदे होते हैं, शिंदे जो है उस महिला का जो है बक्सा चेक करते हैं। मिसेस शिंदे कहती है कि इसका बक्सा चेक करो, उस बक्से में इसने छुपा के रखा होगा हार। ठीक है, तो जो मिस्टर शिंदे हैं वो क्या करते हैं, उस महिला का बक्सा चेक करते हैं। ठीक है, तो बक्से में एक लिफाफे में 10,000 रुपए जो है उनको मिलते हैं। तो उनको ये लगता है कि इस महिला ने उस हार को चुराया और चुराने के बाद जो है उसको बेचकर इन्होंने वो जो 10,000 रुपए है वो लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, मिस्टर शिंदे जो है थाने जाते हैं, थाने जाके FIR कराते हैं। अब देखिए यहाँ से कार्रवाई शुरू होती है। ठीक है, मिस्टर शिंदे जो है वो थाने जाते हैं, थाने जाके FIR कराते हैं। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले आपको थाने में FIR देनी पड़ेगी, लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, तो FIR दर्ज कराते हैं। ठीक है, आयो जो है शिंदे और पत्नी, जो उनकी जो पत्नी है, उनके बयान दर्ज करते हैं। आयो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस केस की छानबीन या जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं शिंदे और उनकी पत्नी के। उनके बयान के आधार पर जो है घर से जो है शांति को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो शांति का भाई जो सुशील है वो थाने पहुंचता है। ठीक है, वो जो है आयो साहब से जाके रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरी बहन ने जो है कोई गुनाह नहीं किया, उसने चोरी नहीं की है, तो कृपया करके आप उसको छोड़ दें। तो जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि जी आप जाओ पहले कोर्ट से और जाके जो है जमानत का आदेश लेकर आओ, उसके बाद ही हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है सुशील को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ दुर्व्यवहार होता है थाने में, उसके साथ मार पिटाई होती है। फिर उसको जो है 2 दिन तक लगभग वहां बंद रखा जाता है और बहुत कुछ कहने पे जो है सुशील को 2 दिन के बाद जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है,
जो हम देखते हैं कि जो अदालत ने 1 महीने के बाद जो है जमानत को है मंजूर किया शांति के केस में, और उसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो 20,000 रुपए का जुर्माना तो भरेंगे तब ना, क्योंकि जो गरीब महिला है, तो गरीब महिला तो 20,000 रुपए कहाँ से लेकर आएगी। ठीक है, कोई जमानती भी होना चाहिए कि भाई वो जमानती जो है 20,000 रुपए जमा करे और जमा करने के बाद जो महिला को छुड़ाकर ले जाए। तो वो जो है कोई आता नहीं है उसको छुड़ाने के लिए, और वो इस तरीके से जो महिला है वो बंद रहती है। ठीक है, अब जो है पुलिस क्या करती है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने जो पूरी केस की जब छानबीन हो जाती है, तो पुलिस क्या करती है, मजिस्ट्रेट के सामने महिला को पेश करने से पहले जो उसका जो आरोप पत्र है वो दायर करती है। ठीक है, उसके बाद आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक कॉपी शांति को दे दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये केस है और आपके खिलाफ जो है ये गवाह है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि भाई वो गरीब महिला थी, उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, उसके 10,000 रुपए जो थे वो भी जब्त कर लिए गए थे छानबीन के दौरान। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है, यानी उसको एक सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार होती है, तो हमारे अनुच्छेद में ये हम आगे बात करेंगे, हमारे अनुच्छेद 21 में ये प्रोसीजर है कि सबको अपनी प्राण का जो है, प्राण को बचाने, सुरक्षित रखने और अपने जो उसका मौलिक अधिकार उसको दिया गया है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जिम्मेदारी स्टेट की यानी राज्य की है। तो राज्य उसको एक वकील जो है मुहैया कराता है, और जो वकील होती है वो कमला रॉय के नाम से होती है वकील। ठीक है, और इसको सरकारी खर्चे पर उनको दिया जाता है, यानी जो शांति थी उसको सरकारी खर्चे पर वो जो वकील था वो प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। ये तो अनुच्छेद 22 हो गया। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में है कि सबको अपने जो है प्राण को बचाने का, सबको अपने जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज की कोई बात नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से जो वकील है वो नहीं रख सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अधिवक्ता है कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती हैं और वो सारी बात उनसे करती हैं जो उनके साथ जो घटी थी। ठीक है, उसके बाद जो है अदालत में जिरह शुरू हो जाती है, और जिरह के दौरान जो है पक्ष विपक्ष एक दूसरे से आमने सामने आते हैं, बातें जो है जिक्र होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है शांति को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो शांति निर्दोष साबित होती है, और इस जो है पता चलता है कि जो गिरोह आसपास के घरों में उस समय और भी चोरियां हुई थी, तो गिरोह आसपास के समय में जो सक्रिय था उस समय, वहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और उस गिरफ्तारी के दौरान जो मिसेस सिंधे थी, मिसेस सिंधे का जो बेटा था वो भी उन गिरोह से जो है बातचीत करता रहता था, कांटेक्ट में रहता था। तो काफी चीजें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से शांति को गिरफ्तार किया जाता है और किस तरीके से वो छूटती है, और कौन कौन जो दोषी थे वो पकड़े जाते हैं। ठीक है, इन दोषियों ने अपना जो गुनाह कबूल कर लिया था कि भाई उन्होंने चोरी की थी, तो शांति के ऊपर जो इल्जाम था वो झूठा साबित होता है और शांति छूट जाती है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था इसमें 4 अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक पुलिस है, एक सरकारी वकील है, एक बचाव पक्ष का वकील है, ठीक है, और एक न्यायाधीश है। ये 4 अधिकारी हमें इस आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में मुख्य लोग जो है देखने को मिलते हैं। इस चारों की जो है हम देखते हैं कि जो इन चारों की जो भूमिका भी हमने देखी कि किसकी किसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। पुलिस की क्या भूमिका, सरकारी वकील की क्या भूमिका, बचाव पक्ष की क्या भूमिका और न्यायाधीश की क्या भूमिका है। अब हम उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनकी भूमिकाओं का जो है व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि जो अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। ठीक है, जैसे हमने बात की कि थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है, तो पुलिस आपके घर आएगी, आपसे पूछताछ करेगी। ठीक है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस जो है राय बनाती है कि सबूतों के आधार पर पुलिस को जब लगता है कि आरोपी का दोष
साबित होता है तो वह अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। पुलिस जब अपनी कार्रवाई पूरी कर लेती है तो उसके बाद जो है अदालत में अपना चार्जशीट जो है दाखिल कर लेती है। भाई उसको भी तो प्रूव करना है ना कि ये आदमी दोषी है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं हमको, ठीक है। उसके बाद यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई दोषी है या नहीं, क्योंकि पुलिस का काम यहीं तक था। उसने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, पुलिस का काम जो है यहीं तक था। उसके बाद पुलिस अपराधी को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ठीक है। न्याय करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि अपराधी को पकड़े हो, न्यायालय के सामने हाजिर करे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यायाधीश को तय करना होता है कि जो आरोपी है वो वाकई आरोपी है या नहीं, ठीक है। तो हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, लिहाजा पुलिस को भी कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 जो हमने अभी बात की थी और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि गिरफ्तारी के समय उसे जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिरफ्तारी के समय जो आरोपी है उसे जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरा जो है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश होने का अधिकार है, ठीक है। तीसरा है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार यानी यात्रा से बचने का अधिकार आरोपी को होता है। उसके साथ साथ चौथा पॉइंट है कि पुलिस हिरासत में दिया गया बयान आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ पांचवा है, 15 साल से कम उम्र का जो बालक होगा या किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें थी वो अनुच्छेद 22 के अनुसार हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। वकील की भूमिका, हमने 4 अधिकारियों के बारे में बात की थी। तो 4 अधिकारी कौन कौन से थे? पहला पुलिस था, पहला पुलिस है, सरकारी वकील है, फिर बचाव पक्ष का वकील है और न्यायाधीश है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, पुलिस, सरकारी वकील, सरकारी वकील यानी अभियोजन पक्ष का जो वकील होता है। फिर उसके बाद आता है बचाव पक्ष का वकील और फोर्थ है न्यायाधीश। ये 4 लोग जो हैं वो अधिकारी के रूप में चारों लोग वहां पे कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सरकारी वकील है उनकी, सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो हम देखते हैं कि अदालत में सरकारी वकील का राज्य का जो है पक्ष वो प्रस्तुत करता है, ठीक है। सरकारी वकील की भूमिका का जो उसकी भूमिका है तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। जांच में कोई इसकी भूमिका नहीं है। उसका काम है कि जब आरोप पत्र दाखिल हो जाए उसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, यानी राज्य की ओर से वो लड़ाई करता है, यानी वो बहस करता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जो है जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से जो है अपना कार्य करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह व सबूत पेश करे, ठीक है। तो ये इसका काम है, जो है तभी अदालत जो है उसका फैसला दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। कि न्यायाधीश की भूमिका, हमने पुलिस की भूमिका की बात की, हमने सरकारी वकील की भूमिका की बात की। अब हम बात करते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका है। तो न्यायाधीश जिस तरीके से खेलों में अंपायर होते हैं ना, उसी तरीके से जो न्यायाधीश के कार्य भी होते हैं। यानी हम देखते हैं कि वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। इसके साथ साथ न्यायाधीश सारे गवाहों को सुनते हैं और अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों और जिरह को भी सुनते हैं, उनकी जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर वे कानून के अनुसार न्यायाधीश ही यह तय करने
के हकदार होते हैं कि आरोपी दोषी है या नहीं, इसी आधार पर फैसला सुनाते हैं। तो ये न्यायाधीश का काम होता है, ठीक है। तो वो पूरा जब तक उनको संतुष्टि ना हो जाए कि भाई जो पूरी तरीके से जो आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या झूठे केस में फंसाया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं जो सभी को अपना हक है जो है निष्पक्ष कार्रवाई का, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले निष्पक्ष सुनवाई की, यानी जो फेयर ट्रायल होता है वो क्या होता है, यानी निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, संविधान के 21 में जो संविधान का अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन का अधिकार दिया गया। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है, अर्थात ऐसे नहीं छीना जा सकता, ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया गया है या नहीं। तो शांति के मुकदमे में हमने क्या देखा? शांति के मुकदमे में हमने देखा कि शांति को आरोप पत्र और उन सभी जो है साक्ष्यों में एक एक प्रति, यानी एक एक उसको कॉपी दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने अपने खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर जो चोरी का आरोप लगाया गया था, जैसा आप जानते हैं, ठीक है, और जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। हम देखते हैं कि जो मुकदमा है वो आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था, यानी जो मुकदमा है वो आरोपी की उपस्थिति में, ऐसा नहीं था कि आरोपी नहीं और मुकदमा चलाया जा रहा। तो निष्पक्ष कार्रवाई का यही मतलब होता है कि सबके सामने जो चीजें वो रखी जाएं और सही चीज क्या है गलत चीज क्या है सभी के सामने आएंगी, ठीक है। तो शांति का एक वकील ने बचाव किया था। शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे सबूतों गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया था। जो शांति की वकील जो मिसेस रॉय थी, उन्होंने शांति की तरफ से जो अभियोजन पक्ष के वकील है और उनके साथ साथ जो उनके गवाह हैं उन सभी से जिरह करने का उनको मौका दिया गया। सभी के सामने सब चीजें हो रही हैं, यानी निष्पक्षता से कार्य हो रहा है। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया था। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया था, ठीक है, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता, दोषी नहीं कहा जा सकता। अब जो है अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है। जो न्यायाधीश महोदय थे, न्यायाधीश महोदय ने साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सबके सामने जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भाई जो क्या चीज सही थी क्या चीज गलत थी। जो फैसला था वो निष्पक्ष रहा, निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया, है ना। प्रत्येक चाहे कि अगर हम किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, या किसी भी तरीके की वैचारिक मान्यताओं को जो है मानता हो, और वो किसी भी कह सकते हो किसी भी समुदाय का हो, उसको जो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में सीखा कि किस तरीके जो हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है ये सुनवाई होती है, किस तरीके से लोगों के साथ किस तरीके से क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम लोग फिर से एक नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।